अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के हेडक्वार्टर नूह शहर के अंदर। यहाँ मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका बदलता मेवात, इसके ऊपर एक मैं स्टोरी बनाने के लिए आया था। मेरे सामने जो आसिफ अली चंदेनी हैं, वो एक उच्च कोटि के पत्रकार भी रहे हैं। अमर उजाला में 15-16 साल उन्होंने काम किया है। बड़े तजुर्बागार इंसान हैं और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 1947 से पहले और 1947 के बाद का जो मेवात है, आखिर क्या बदलाव आया है, क्या नहीं आया है। तो इसी बीच में ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि बीच बीच में अक्सर हमारे सामने ऐसी बातें भी सामने आती रहती है कि सरकार के रिकॉर्ड में मेवात के लगभग 43 गांव मौजूद हैं और उनके अफसरान और पटवारी वगैरह सभी सरकार के रिकॉर्ड में हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि वो 43 गांव मेवात में आज तक नहीं दिखते हैं कहीं पर भी। आखिर वो 43 गांव है कहाँ जो सरकारी रिकॉर्ड में मिलते हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं मिलते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर आज मैं आसिफ अली चंदेनी के पास आया हूँ। इनसे जानने की कोशिश करूँगा और आप लोगों तक बदलते मेवात की तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जी आसिफ अली, सबसे पहले मैं आपका मेवात आज तक मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा, काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि मैं आपके पास आऊं और अब से पहले मैं कुछ और लोगों से भी मैंने इंटरव्यू किए थे, लेकिन बदलते मेवात के ऊपर आप, मैंने सुना है, सूत्रों के हवाले से पता चला था मुझे कि आपने काफ़ी सारी स्टोरियां लिखी हैं मेवात के ऊपर। मेवात के अलग अलग जो मेवात के काबिल जो गाँव हैं उनके ऊपर आपने स्टोरियाँ लिखी हैं। तो काफ़ी कुछ आपने मेवात के लिए किया भी है, काफ़ी लंबे समय तक आपने पत्रकारिता भी मेवात के लिए की है। तो मैं ऐसे में ये जानने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है आसिफ अली जी, कि बदलता जो मेवात है, यानी कि कैसा बदला है मेवात 1947 से पहले, कैसा था? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बुजुर्गों से, और 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद का जो मेवात है उसमें क्या कुछ बदलाव आया है राजनीति को लेकर और बहुत सारे विकास को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आप बताइए। बदलते मेवात यानी कि मेवात के अंदर आज़ादी के बाद में क्या बदलाव आया है? जी, सबसे पहले तो मैं मेवात के लोगों को इस तरह सलाम पेश करूंगा। ए बहादुर और शहीदों की धरती मेवात, तुझे मेरा सलाम है, तेरी ऊंची शान से तो मेरा भारत महान है। हौसलों से दिन भरे हर हंसी इनकी रात है, ये बहादुर और शहीदों की सरजमी मेवात है। तो इनकी बहादुरी के चर्चे तो सुने। मेरे को जितना मालूम है कि मैंने 1947 से पहले पे भी काम किया है और आज भी काम कर रहा हूँ। 1947 से पहले मेवात में दो बड़े लीडर हुआ करते थे जी। एक थे खान बहादुर, जिनका नाम सरदार मोहम्मद था, ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे जी। उनके परिवार से कई यहाँ बड़े अधिकारी थे जो पाकिस्तान में जाके काफ़ी बड़े ओहदों पर रहे। उनका गांव कौन सा था? उनका गांव चंदेनी और बीमा दोनों गांव कह सकते हो उनका, क्योंकि बेसिकली चंदेनी के थे, रहते बीमा में थे, रहना चंदेनी बीमा एक ही बात है। बेसिकली चंदेनी के थे, हमारे दादा के कजन विरुद्ध। मैं एक बार आपको टोकना चाहता हूँ क्योंकि चंदेनी और बीमा के अंदर काफी लंबा फासला है। नहीं, फासला ये नहीं, जैसे मीरपुर और भड़ंगा का चंदेनी के दोनों नंगला हैं। जिस बंगला पे हम बैठते हैं वो खान बहादुर साहब का ही बंगला है, खेतों के नाम भी सूबेदार वाली हैं जी। तो वो बीमा के ही हम रहने वाले हैं। वैसे चंदेनी से बिलोंग करते हैं, बड़ा गांव चंदेनी, वैसे बीमा में रहते थे लेकिन चंदेनी के नाम से भी थे, बीमा के नाम से भी थे। उनके बेटे 5 बार पाकिस्तान में मेंबर पार्लियामेंट वगैरह रहे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे पाकिस्तान के, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे सरदार तुफैल अहमद, उनके बेटे थे। तो खान बहादुर मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे, जिन्नावाली से, और चौधरी यासीन सर छोटू राम की उस पार्टी से, जो जमींदार पार्टी थे, उससे संबंध रखते थे। लेकिन खान बहादुर पाकिस्तान चले गए, चौधरी साहब यहाँ रह गए। उसके बाद एक ही उभरती शख्सियत चौधरी यासीन यहाँ रह गई थी। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय मेवात का जो कल्चर था एक अपने अलग था। जहाँ आज लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ अच्छी नस्ल के बैल रखने की लोगों को शौक होता था, अच्छी नस्ल की घोड़ी रखने। बारातों के लिए जो रथ होते थे, वैसे रथ बोलते हैं लेकिन मेवात में उसको रथ बोलते थे, जिसमें 4 बैल जुड़ते थे, उसी में दुल्हा जाता था। उसकी एक अपनी अलग ही शान होती थी रथ की, जो है जब घूम के चलता था तो दुनिया देखती थी कि रथ जा रहा है। ये उस समय की मेवात थी। लेकिन 47 के बाद देश का बंटवारा हो गया, अफरा तफरी मच गई, लोग अपनों के अपने प्यासे हो गए। तो
खान बहादुर चाहते थे कि सारा मेव समाज पाकिस्तान जाए, जी लेकिन चौधरी यासीन चाहते थे कि यहीं रहे। जी अब उसके पीछे उनका क्या था क्या ना था, तो इसी बीच में काफ़ी संख्या में मेव पाकिस्तान चले गए। यहाँ से ज़्यादा मेव जिला कसूर पाकिस्तान में, नरवाल, पत्तूकी, लाहौर, मेरे ख्याल करीब 1000 से ज़्यादा गांव वहाँ मेवन के जो मेव समाज के हैं। लेकिन बीच में रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, तो भरतपुर और अलवर जिले का जो मेव था वो घासेड़ा में कैंपों में पड़ा था, और यहाँ रास्ता खुलने का वो लोग इंतजार कर रहे थे कि हम निकलें। तो गांधी जी को जब इस बात का पता चला कि भाई मेव समाज भी पाकिस्तान जा रहा है, तो उसको बहुत मतलब परेशानी हुई, और उसने देश के सारे प्रोग्राम रद्द करके 19 दिसंबर 1947 को स्वयं महात्मा गांधी संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव के साथ घासेड़ा आए, और लोगों से उन्होंने बहुत एक ओसजी खिताब किया। उसने लोगों से रूबरू हुए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग मेव समाज इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और गांधी भी आपके साथ जीना मरना चाहता है। अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो मेरे ऊपर से गुजरना होगा। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने यहाँ अपने भाषण में कहा था। इसके चश्मदीद भी हैं। मैं घासेड़े के बुजुर्ग लोगों से जो आज से 20 साल पहले मिला जब उनसे, तब भी उनकी उम्र 80-90 साल थी। सुभान खां था, जहाँ जी का मैट्रिक था वो, और उस समय जब मिला तो उसकी 75 साल उम्र थी। गुड़गांव के नामचीन वकील का मुंशी था विद्यासागर का वो, उस पे वो ज्ञापन भी था सुभान खां पे, जो मेव समाज ने महात्मा गांधी को अपनी मांगों को दिया था। लेकिन वो तो चलो काल्पनिक। अच्छा, आसिफ अली जी, आप ये बताइए, आपने से बताया था कि 1947 का जो पहला मेवात था उसके बारे में आपने डिटेल से विस्तार से बताया कि उस ज़माना में बैलगाड़ी रहती थी, घोड़ी वगैरह लोग रखते थे, ऐसी बहुत सारी जो पुरानी परंपरागत जो चीज़ें थी वो रखते थे, लेकिन वो आज देखने को नहीं मिलती हैं। तो फिलहाल आज़ादी के बाद में मेवात में क्या बदलाव आया, थोड़ा उस पर आप बताइए। देखिए, आज़ादी के बाद में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात ब्रिटिश हुकूमत में ये रही थी कि 1923-24 में यहाँ डीसी थे FL ब्रेन। उनका हम पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने मेवात में ब्रेन मेव हाई स्कूल की स्थापना की थी, जिससे बहुत लोग पढ़े हैं। जो पाकिस्तान में भी अधिकारी हैं वो भी उसी स्कूल के पढ़े थे, जो हिंदुस्तान में पंजाब में अधिकारी थे वो भी इसी स्कूल के। जैसे राजस्थान कामा से हाजी मजलिस खान MLA बने 1962 में, वो भी इसी स्कूल के मैट्रिक थे। चौधरी खुर्शीद अहमद हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो भी इसी स्कूल के मैट्रिक थे। चौधरी तैयब हुसैन की दिग्गज नेताओं की गिनती, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे। मरहूम चौधरी रहीम खान मेंबर पार्लियामेंट बने, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे। तो मैं उनको भी याद करता हूँ। जब मेवात की बात हो रही है कि FL ब्रेन का नाम भी जिता उम्र हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जिसने शिक्षा दी, गुलाम हुकूमत में इल्म का चिराग रोशन करने का भरसक प्रयास किया, और तो मैं उनको भी आज याद करता हूँ। बेशक वो ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारी थे, लेकिन अच्छे काम करने वाले को तो याद कर लेना चाहिए। मैं लोगों को, मेवात के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जो स्कूल चल रहा है ये कॉलेज नहीं था, ये FL ब्रेन साहब का बनाया हुआ ब्रेन मेव हाई स्कूल है। लेकिन ये किस जगह पर था? ये यही इसी जगह पर, बिल्डिंग ही वही है, YMD कॉलेज। YMD जो कॉलेज है ब्रेन मेव हाई स्कूल की बिल्डिंग है। कि बदलता मेवात ये है कि हमारी होश में हम रिश्ता करते थे तो गोद बचाया करते थे। यहाँ तक जिस गांव में बाप की बारात चली गई तो बेटा दूल्हा बन के नहीं जाया करता था। बनवारे भी निकलते थे, हमारे यहाँ तेल भी जाता था, लीक होती थी। और दूसरी बात ये थी कि खाने में 3 दिन बारात रुका करती थी, तब थोड़ी गांव वाले बारात को नहीं लेते थे, बारात बाहर खड़ी रहती थी। तीसरा ये था कि भाई लोगों का बड़ा एक प्यार प्रेम होता था आपस में, अर्थ बहलियों से बारातें आए करती थी। एक मतलब लगता था कि राजपूतों के यहाँ बारात जा रही है, राजपूत अंदाज से हमारी शादियाँ होती थी। अब जैसे जो जूतियाँ बनाते थे वो जूती की कीमत तय नहीं करते थे, बनाती जूती दुल्हन के बना के लाके टोकरी में सजा के लाया करते थे, तो उसको जूती के एवज में कीमत नहीं, नजराना दिया जाता था। अब वो कितना देता है वो अलग की बात है। जैसे दूल्हे के कपड़े नाई जो है किसी टोकरे में लेके आता था तो उसको भी नजराना देते थे। मतलब एक अलग ही रिवाज था। आज भाई
बदल गए हालात। आज के हालात पर आप आज के हालात तो बिल्कुल जुदा हैं, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, अपने पैंट कमीज पहनी और चल दिए। उस समय तो जी एक रिवाज ही अलग थे, माँ से दूध माफ़ करवाता था, वो एक अच्छी रस्में थी। और बहुत ज़्यादा आज मेवात बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल युवा जो है बिल्कुल किसी का कोई वो नहीं है। बहुत मतलब उस ज़माने में नियमों का पालन करता, शादी लिखने से पहले पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था, गांव इकट्ठा होता था, कोई नाराज़ है तो उसको मनाया जाता था। फिर डेट तय होती थी, चांद की तारीख हम रखा करते थे हमारे बुजुर्ग, उसमें पहली तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख को बहुत पसंद किया करते थे। और 11 तारीख भी अगर जुमा के दिन पड़ जाए तो उसके तो बस कोई मुकाबला ही नहीं। जुमा मुकर कोई भी आप पड़ जाए तो डूबे चांद शादी नहीं करते थे। जेठ में भी शादी करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते थे। किसी का बच्चा पहली बार बारात में जा रहा तो उसकी माँ गेहूं की बाकड़ियाँ बांटती थी अड़ोस पड़ोस में। तो ये हमारे रिवाज थे। आज मेवात वैसे हालांकि तरक्की कर रहा है, लेकिन रस्म और रिवाज आज हमारे बिल्कुल बदले हुए हैं। अब बदलते मेवात में आजकल जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि आजकल के युवा जो हैं बहुत ज़्यादा धूम्रपान, नशा वगैरह इनमें बिल्कुल पूरी तरीके से खोए हुए, लगभग 70%। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आजकल युवा जो मेवात का, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा सवाल आपने किया। मेरे से नशे की लत में बदलता जा रहा है, खास तौर से मेडिकल स्टोर से जो नशा बिक रहा है जी। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि दहेज प्रथा मेवात में ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा, जिस पे कभी रोक लगाने की कोशिश भी करी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दवा देते गए और मर्ज बढ़ता गया जी। दहेज के लिए पंचायतें होती गई, लेकिन दहेज बढ़ता चला गया। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि आपकी बेटी अगर MA है या डॉक्टर है तो उसकी कोई वैल्यू ना है जी, और उसको दुगना दहेज देना पड़ेगा। ये सबसे दुख की बात है मेवात में। आपका बेटा अगर पढ़ा लिखा, नौकरी लग गया, JEE लग गया, MBBS डॉक्टर है, तो आपको मुंह मांगी कीमत उसे लेने के लिए देनी ही पड़ेगी। मेवात को जितना दहेज और नकली झूठे मुकदमे बर्बाद कर रहे हैं और आपसी फूट जो है झूठे मुकदमे, ये मेवात को बर्बाद कर रहे हैं। आज मेवात बदला हुआ है। युवाओं को अपने पूर्वजों से सीख लेके नहीं, उनमें मोहब्बत थी, बहुत उनमें प्यार प्रेम था आपस में, और उस तरह पे शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, टीचर बनने पड़ेंगे, लेकिन कुछ जो बुरे काम है वो मेवात को छोड़ना पड़ेंगे। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बस मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा एक बात ये कह के, अगर नहीं संभले तो इस तरह हो जाएगा कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे मेवात के लोगों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे मेवात के लोगों, तुम्हारी दास्तानें भी मिट के रह जाएंगी फिर दास्तानों में।